प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो वैसे ये आपका सेट 2 संकेतांक 324 FG ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का एक प्रश्न पत्र है, जिसमें कल हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल किया था। आज हम प्रश्न नंबर 3 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। देख रहे हैं जिसका पहला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 3 का तो देख रहे हैं 3 के का में पहला प्रश्न दिया है। देख रहे हैं कह रहा निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। का नंबर में यदि e की पावर y इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं हमको सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे हैं दिया हुआ फलन ई वाई इक्वल टू ई वाई इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 दिया है। तो इस प्रश्न को देख रहे हैं हल करेंगे। सबसे पहले दिए हुए फलन को लिखते हैं। फलन है e की घात y इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1। यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं यक्ष के सापेक्ष यदि अवकलन करते हैं तो देख रहे हैं दो फलन हैं। दो फलन के गुणन का फार्मूला लगाएंगे। पहला फलन अर्थात e की पावर y इंटू दूसरी का अवकल गुणांक 1 देख रहे हैं अकेला अचर 0 हो जाएगा और यक्ष का अवकल गुणांक 1 प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक e की घात y का देख रहे हैं e की घात y मिलेगा। फिर y का करेंगे तो y का अवकल गुणांक देख रहे हैं y का अवकल गुणांक मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। तो इस प्रकार से देख रहे हैं पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक और यही बराबर होगा। देख रहे हैं राइट हैंड साइड में अकेला अचर है, अकेले अचर का अवकल गुणांक 0 होता है। सरल करेंगे e की घात y प्लस 1 प्लस एक्स इंटू e की घात y dy बाई डी एक्स बराबर 0। देख रहे हैं e की घात y इंटू 1 प्लस एक्स बराबर 1 है। e की घात y इंटू 1 प्लस एक्स बराबर हम यहाँ मान लीजिए समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 से इसके बराबर यदि 1 रख दें तो देख रहे हैं e की घात y प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि हम डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालें तो देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर y पक्षांतर करेंगे माइनस ई की पावर y। ये समीकरण 2 बन जाता है। तो इस समीकरण 2 का पुनः यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यदि इसका हम पुनः यक्ष के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं तो यक्ष के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स का अवकल गुणांक डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई की पावर y का अवकल गुणांक e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देख रहे हैं समीकरण 2 में माइनस ई की पावर y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है। तो माइनस ई की पावर y की जगह समीकरण 2 से यदि हम मान रख दें तो समीकरण 2 से मान रखने पर देख रहे हैं समीकरण 2 से यदि हम मान रखें तो समीकरण 2 से मान रखने पर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ई की पावर y के स्थान पर डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। आगे देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स दिया है। तो इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स मिल करके डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इस प्रकार से देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 का सिद्ध होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स ये हमने समीकरण 2 से मान रखा, समीकरण 2 से, और यहाँ पर देख रहे हैं 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर y ये समीकरण 1 से मान रखा गया है, समीकरण 1 से।
इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का हल होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का खा। तो देख रहे हैं 3 के खा में दिया है किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न दिया है किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का खा। देखें दिया है ए के जीतने की प्रायिकता बराबर 1/3 और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4। तो प्रश्न कह रहा कि इस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ए के ना जीतने की प्रायिकता निकालेंगे। ए के ना जीतने की प्रायिकता देखते हैं, जीतने की प्रायिकता और ना जीतने की प्रायिकता दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है, तो इसलिए 1 से 1/3 घटा देंगे तो यही बराबर मिल जाएगा 2/3। तो ये आ जाएगी ए के ना जीतने की प्रायिकता। इसी प्रकार बी के ना जीतने की प्रायिकता बराबर 1 से 1/4 घटाएंगे तो देख रहे हैं बराबर 3/4 मिल जाएगा। चूंकि देख रहे हैं ए के ना जीतने या बी के ना जीतने की ये घटनाएं आपस में स्वतंत्र हैं, इसलिए ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगी। इसलिए कह सकते हैं ए और बी में से किसी के भी ना जीत पाने की, अतः ए और बी में से किसी के भी ना जीत पाने की प्रायिकता बराबर मिल जाएगी 1 माइनस, देख रहे हैं दोनों के गुणनफल के बराबर होगी 2/3 गुणे 3/4, 2/3 गुणे 3/4। सरल करेंगे देख रहे हैं 3 3 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनाई 4। तो अभिष्ट प्रायिकता बराबर 1/2। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। ए और बी में से किसी के भी ना जीत पाने की प्रायिकता 1/2 के बराबर होगी। इसके बाद हम देखते हैं 3 का गा नंबर। गा नंबर में उस रेखा की दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए जो x, y और z अक्षों से समान कोण अंतरित करती हैं। तो हम जानते हैं यदि कोई रेखा x अक्ष कामा y अक्ष और z अक्ष से x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो उस रेखा की दिक् को ज्याएं, ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि उस रेखा की दिक् को ज्याएं काश अल्फा, काश बीटा, काश गामा होती हैं। यदि कोई रेखा x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हैं तो फिर काश अल्फा, काश बीटा, काश गामा उस रेखा की दिक् को ज्याएं होती हैं। अर्थात पहली दिक्कोज्या को l बराबर काश अल्फा और दूसरी दिक्कोज्या यम बराबर काश बीटा और तीसरी दिक्कोज्या n बराबर काश गामा। क्योंकि प्रश्न के अनुसार क्या समान कोण अंतरित करती हैं, प्रश्नानुसार देख रहे हैं तीनों कोण समान हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। इन सभी को यदि हम अल्फा के बराबर लिख लें, सभी को हम अल्फा के बराबर मान लेते हैं, ऐसी स्थिति में देख रहे हैं एल बराबर काश अल्फा और एम बराबर काश बीटा, बीटा भी देख रहे हैं अल्फा के ही बराबर, और एन बराबर काश गामा और गामा भी अल्फा के बराबर है। चूंकि तीनों दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल बराबर 1 होता है, क्योंकि l² प्लस
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो यदि हम ये मान रख दें, एल देख रहे हैं काश स्क्वायर एल्फा प्लस काश स्क्वायर एल्फा और एन भी काश एल्फा है, तो इस प्रकार से काश स्क्वायर एल्फा बराबर 1। तो तीनों को जोड़ेंगे, 3 काश स्क्वायर एल्फा बराबर 1, या देख रहे हैं काश स्क्वायर एल्फा बराबर मिल जाएगा 1/3। दोनों ओर का यदि वर्गमूल ले लें तो काश एल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। क्योंकि देख रहे हैं काश एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों समान हैं, अतः रेखा की दिक् को ज्याएं, अतः रेखा की दिक् को ज्याएं 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, दूसरी भी देख रहे हैं प्लस माइनस 1/√3 और तीसरी दिक्कोज्या भी 1/√3 के बराबर होगी। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा, तीनों दिक्कोज्याओं के मान समान होंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का घा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 के घा में दिया है, क्या दर्शाइए कि बिंदु 2i, दूसरा -i-4j और -i+4j एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो देख रहे हैं 3 बिंदुओं का स्थित सदिश दिया है और इनको हमको सिद्ध करना है कि ये एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो मान लेते हैं, देख रहे हैं इसमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों के स्थित सदिश दिए हैं। मान लीजिए मूल बिंदु के सापेक्ष त्रिभुज मान लेते हैं ABC, जिसमें पहले बिंदु का स्थित सदिश दिया है। देख रहे पहला बिंदु है 2i कैप, B दूसरा बिंदु देख रहे हैं -i-4j और C -i+4j। तो देख रहे त्रिभुज के तीनों शीर्षों के स्थित सदिश दिए हैं। हमको दर्शाना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले तो देख रहे वेक्टर, इनको हम मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश मान लेते हैं। वेक्टर OA = 2i और वेक्टर OB = -i कैप -4j कैप और वेक्टर OC = -i+4j। अब क्योंकि हमको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, इसके लिए हम तीनों भुजाओं का परिमाण निकालेंगे। पहले देख रहे हैं वेक्टर AB निकाल लेते हैं। वेक्टर AB बराबर जानते हैं OB - OA। OB से OA को घटाएंगे, देख रहे हैं OB का मान दिया है -i-4j से OA देख रहे हैं OA का मान है 2i, सरल करेंगे तो -i - 2i मिल करके -3i, फिर देख रहे हैं -4j। इसी प्रकार से वेक्टर BC का मान निकालेंगे, तो देख रहे हैं वेक्टर BC = बनेगा OC - OB। OC का मान देख रहे हैं दिया है -i+4j, इससे OB को घटाएंगे तो देख रहे हैं OB का मान दिया है -i-4j। देख रहे हैं इसको सरल करते हैं, तो सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा -i+4j। देख रहे ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, -i+i+4j। इस प्रकार से देख रहे हैं -i+i कैंसिल हो जाएगा, 4j+4j मिल करके 8j। इसके बाद हम वेक्टर CA का मान निकालें। देख रहे वेक्टर CA = वेक्टर OA - वेक्टर OC, मान रख देते हैं। OA का मान देख रहे दिया है, वेक्टर OA बराबर दिया है 2i - वेक्टर OC का मान है -i+4j। देख रहे सरल करेंगे तो 2i प्लस हो जाएगा +i -4j। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 2i + i मिल करके 3i -4j। अब यदि हम तीनों भुजाओं का परिमाण ज्ञात करें तो देख रहे हैं तीनों भुजाओं का परिमाण निकालेंगे। माड वेक्टर AB, देख रहे हैं माड वेक्टर AB का मान है -3i - 4j, तो ये मिल जाएगा √-3 का स्क्वायर प्लस देख रहे हैं -4 का स्क्वायर
-3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16। देखें 16 9 25 का वर्गमूल 5 के बराबर मिलेगा। इसी प्रकार मॉड BC निकालेंगे, मॉड वेक्टर BC, और BC देख रहे हैं मिला है 8J, तो √8 का स्क्वायर ये बराबर 8 के मिल जाएगा। अब मॉड CA का मान निकालेंगे। देख रहे हैं मॉड CA इक्वल टू √I के गुणांक, I का गुणांक देख रहे हैं 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस J के गुणांक का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, और 16 9 देख रहे हैं 25 का वर्गमूल 5। तो देख रहे हैं चूंकि मॉड AB इक्वल टू मॉड CA मिलता है, क्योंकि मॉड AB इक्वल टू मॉड CA अर्थात दो भुजाओं के परिमाण समान हैं, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। अतः कह सकते हैं, अतः बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हमारे इस प्रश्न को यही सिद्ध करना था कि बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं चूंकि दो भुजाओं का परिमाण समान आ जाता है, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि दिए हुए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 में कह रहा निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। तो जिसमें प्रश्न नंबर 4 का दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का देखिए 4 के कह रहा निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। इसमें का नंबर में यदि वेक्टर A, देख रहे वेक्टर A बराबर दिया है 2I + 3J + 2K, और वेक्टर B इक्वल टू I + 2J + वेक्टर K, तो कह रहा A क्रॉस B का मान ज्ञात कीजिए। A क्रॉस B हम जानते हैं सारणी की सहायता से ज्ञात किया जाता है। पहली पंक्ति में IJK और दूसरी पंक्ति में सदिश A में से IJK गुणांकों को लिखेंगे। I का गुणांक देख रहे हैं 2, J का गुणांक 3 और K का गुणांक 2। इसके बाद वेक्टर B से IJK का गुणांक लिखेंगे 1 2 1। इसके बाद देख रहे हैं A क्रॉस B में हम पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर लेंगे, यही बराबर मिल जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर देख रहे हैं I, और I के साथ 3 × 1 3 एकम 3 -2 दूनाई 4। इसका गुणा इस प्रकार से करेंगे 3 और 1 का गुणनफल -2 × 2 3 एकम 3 -2 दूनाई 4। फिर देख रहे हैं -j, चिन्ह प्लस माइनस प्लस चलेंगे तो -j। फिर देख रहे हैं 2 का गुणा 1 के साथ 2 एकम 2 -1 और 2 का गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2 प्लस k कैप, और k कैप के संगत देख रहे हैं 2 दूनाई 4 -1 और 3 का गुणनफल 3 के बराबर मिलेगा। इस प्रकार से 4 - 3। अब देख रहे हैं इसको सरल कर लेते हैं, सरल करेंगे 3 - 4 -1 तो देख रहे हैं -I, फिर 2 - 2 0 हो जाएगा 0j कह सकते हैं प्लस 0j, और 4 - 3 1 तो प्लस 1k या केवल k कह सकते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं A क्रॉस B बराबर मिल जाता है वेक्टर A क्रॉस B बराबर -I कैप प्लस k कैप। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का खा। देख रहे 4 के खा में दिया है, कह रहा यदि A बराबर A देख रहे हैं एक आव्यूह है तथा B दूसरा आव्यूह है, तो AB ज्ञात कीजिए, अर्थात A और B का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का खा, प्रश्न नंबर 4 का खा। देख रहे इसमें आव्यूह A का मान दिया है A बराबर 6, पहली पंक्ति में अवयव 6 9, दूसरे में देख रहे हैं 2 3, और दूसरा आव्यूह B बराबर दिया है जिसमें देख रहे हैं पहली पंक्ति में 2 5 0 2 5 0, और दूसरी पंक्ति में 7 8 9 दिए हैं 7 8 9। AB का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं आव्यूह AB में हम जानते हैं पहले का क्रम 2 × 2 है और दूसरे का क्रम देख रहे हैं 2 × 3 है। इस प्रकार से 2 और 2 ये हट जाएंगे तो AB का गुणनफल 2 × 3 के क्रम का प्राप्त होगा। और गुणा करने की प्रक्रिया आप जानते हैं कि पहले से पंक्ति लेकर चलते हैं और दूसरे से स्तंभ लेकर चलेंगे। तो देख रहे हैं इस प्रकार से AB का गुणनफल मिलेगा
ए बी बराबर, देख रहे हैं जो ए बी मिलेगा वो हमारा 2 गुणे 3 क्रम का होगा। तो यदि इनका गुणनफल पहले से हम पंक्ति और दूसरे से स्तंभ अर्थात 6 का गुणा 2 के साथ 6 गुणे 2 प्लस 9 गुणे 7, इसके बाद आप देख रहे हैं दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर लेंगे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 7। अब इसके बाद देख रहे हैं इन्हीं दोनों पंक्तियां का हम दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे 6 गुणे, देख रहे हैं 6 गुणे 5, 6 गुणे 5 प्लस 9 गुणे 8। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का कर लेंगे 2 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 8। आप देख रहे हैं तीसरे स्तंभ में इसी प्रकार गुणा करना है तो 6 गुणे 0, 6 गुणे 0 प्लस 9 गुणे 9, 9 गुणे 9। इसके बाद देख रहे हैं दूसरी पंक्ति क्या कर लेंगे 2 गुणे 0, 2 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 9। आप देख रहे हैं इसको सरल करेंगे तो सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा, देख रहे 6 दुनाई 12 प्लस 9 सते 63 और 2 दुनाई 4 प्लस 7 त्रिक 21, फिर देख रहे 6 पंचे 30 प्लस 9 अठे 72 और 5 दुनाई 10 प्लस 8 त्रिक 24, 6 गुणे 0 0 हो जाएगा, 9 नवा 81, फिर 2 गुणे 0 0 प्लस 9 त्रिक 27। आप देख रहे हैं सरल कर लेंगे तो सरल करने पर ए बी बराबर, देखिए 63 और 12 जोड़ें तो 63 2 65 10 75 और 21 4 25, फिर 72 में देख रहे हैं 30 जोड़ेंगे तो 102 मिल जाएगा, 24 10 34 81 और 27। तो देख रहे हैं ये ए और बी के गुणनफल का मान होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का गा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 के गा में दिया है क्या समाकलन log x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको log x का समाकलन ज्ञात करना है और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं माना I बराबर इंटीग्रेशन log x dx। तो ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न लगभग प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख रहे हैं log x का चूंकि समाकलन हम नहीं जानते हैं तो इसके साथ हम 1 का गुणा कर लेंगे। तो चूंकि जिसका नहीं जानते हैं वो सदैव पहला फलन होगा और जिसका जानते हैं वो दूसरा फलन। अब इसमें हम खंडशः समाकलन का सूत्र लगाएंगे तो इसके अनुसार बन जाएगा पहला फलन अर्थात log x इंटू दूसरे का समाकलन, 1 का समाकलन x होगा माइनस, फिर देख रहे हैं पहले का अवकल गुणांक log x का अवकल गुणांक 1/x इंटू दूसरे का समाकलन, 1 का समाकलन x और फिर इस पूरे का समाकलन हो जाता है। सरल कर लेंगे x ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से I बराबर, देख रहे हैं x को पहले लिख लेते हैं तो x log x माइनस, देख रहे हैं 1 बचता है, 1 का समाकलन x प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं पहले दो पदों से x को कॉमन कर सकते हैं तो x log x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का घा। देख रहे 4 के घा में साइन x की पावर काश x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। देख रहे प्रश्न नंबर 4 का खा, ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देख रहे घात चर में की घात चर लगी हुई है, ऐसे फलन का अवकल गुणांक बिना लाग लिए हुए करना संभव नहीं होगा। तो देख रहे प्रश्न नंबर 4 का घा फलन है, मान लेते हैं y बराबर दिया है साइन x की पावर, देख रहे cos x। तो यहाँ पर देख रहे हैं चर की पावर चर है, जब भी चर की पावर चर मिले तो ऐसे फलन का अवकल गुणांक बिना लाग लिए हुए करना संभव नहीं होगा। तो सबसे पहला कार्य है हम दोनों ओर का लाग ले लेंगे। दोनों ओर का लाग लेने पर देख रहे दोनों ओर का लाग लेने पर दोनों ओर का लाग लेंगे तो लाग y बराबर, देखिए लाग में घात पहले मिल जाती है, cos x पहले मिल जाएगा, cos x इंटू लाग साइन x। आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में दो फलन हो जाते हैं तो दो फलन के गुणन का फार्मूला लगाएंगे
तो हम जानते हैं दो फलन के गुणन का फार्मूला होता है। सबसे पहले log y का करेंगे, तो log y का अवकल गुणांक 1/y इंटू वाई का dy बाई डी एक्स बराबर, देख रहे हैं दो फलन है, पहला फलन दूसरा फलन, तो गुणन का सूत्र लगाएंगे, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक, log साइन एक्स का अवकल गुणांक करेंगे तो पहले log का करेंगे तो 1/sin x इंटू साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का अवकल गुणांक जानते हैं cos x होता है, तो ये हुआ पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन log साइन एक्स इंटू पहले का अवकल गुणांक cos x का अवकल गुणांक माइनस साइन एक्स। इस प्रकार से देख रहे हैं सरल करेंगे तो सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देख रहे हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे तो ये y इधर भाग में है, पक्षांतर में गुणा में आ जाएगा। फिर देख रहे हैं cos x और cos x मिल करके cos स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स प्लस माइनस का गुणा माइनस, फिर देख रहे हैं साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब यदि हम y का मान रख दें तो y का मान रखने पर देख रहे हैं y का मान रखेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर y देख रहे हैं माना गया था साइन एक्स की पावर cos x को, तो y बराबर देख रहे हैं y की जगह साइन एक्स की घात cos x इंटू cos स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो ये दिए हुए फलन का अवशिष्ट अवकल गुणांक होगा, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं यही प्रश्न का ये आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 और 4 के ये हल हैं। प्रश्न नंबर 5 से लेकर आगे के प्रश्नों का हल आगे लेकर आएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाले सेटों का हल आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।